हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार उत्कल इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हर क्लास की। बच्चों तो एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन करा लीजिए। और अगर आप में से किसी ने बोर्ड फार्म अब तक नहीं भरा तो बोर्ड फार्म कॉलेज में आकर के भर लीजिए। देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास की फिजिक्स में हम चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं अभी। बच्चों चैप्टर 1 जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के अब तक आपको स्टार उत्कल इंटर कॉलेज के ऐप पर 11 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो उम्मीद है आपने 11 पार्ट की स्टडी कर ली होगी। आज हम पार्ट 12 12th पार्ट की स्टडी करेंगे बच्चों। जहां पे 11वां पार्ट का एंड हुआ है वहीं पर 12th पार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक वही है जो पार्ट 11 में था, द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। व्हाट इज द डाइपोल? द्विध्रुव क्या है? तो हमने इसकी कई बार अध्ययन करा है, इससे पहले क्लास में पढ़ा है। आप पढ़े हैं द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं। द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, इस चित्र को ध्यान से देखें। जो ये मैंने बनाया है, इसका जो मैंने नाम रखा है इसे बी तक, ये बच्चों द्विध्रुव यही है, यही द्विध्रुव है। पहचान कैसे? क्योंकि इसमें दो आवेश है, एक आवेश -q है, एक आवेश +q है। इनके बीच की दूरी 2 है। जो हम पढ़ चुके ये बातें, ये सारी चीजें, ये चित्र हम इससे पहले वाली क्लास जो पार्ट 11 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये द्विध्रुव है। पहचान है द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, -q +q, तो द्विध्रुव में दो आवेश है। अब हमें इसका विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दीजिए, विद्युत क्षेत्र कह दीजिए, उसे हम दिखाते हैं किससे? ई का मान निकालना हमें, लेकिन कहां? निरक्षीय स्थिति में। बच्चों इससे पहले जो हमने पार्ट 11 करा है उसमें हमने अक्षीय स्थिति समझी थी। आज हम समझने जा रहे हैं कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। तो कहा गया था कि द्विध्रुव के समांतर, द्विध्रुव की अक्ष के समांतर अगर कोई बिंदु होता है तो वो अक्षीय स्थिति में होता है, और अगर द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु होता है तो वो बिंदु निरक्षीय स्थिति में होता है। जो इससे पहले वाली क्लास पार्ट 11 में हमने चित्र बनाया था प्यारे बच्चों, उस चित्र में भी ये बिंदु था, लेकिन ये बिंदु ऊपर नहीं था, ये बिंदु इधर अक्ष के समांतर था, तो वो स्थिति थी अक्षीय स्थिति। लेकिन आज ये बिंदु ऊपर है तो ये बिंदु निरक्षीय स्थिति। जो इससे पहला वाला टॉपिक अगर किसी को समझ में नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो सारी बातें इसमें भी आएंगी। जैसे हमने वहां पर करा है वही सब हम यहाँ पर भी करेंगे। तो आप ध्यान दें, ये वाला बिंदु जिसका मैं नाम सी रख रहा हूँ, ये बिंदु सी निरक्षीय स्थिति में है, और इस बिंदु सी पर हमें ई का मान मतलब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जैसे पहले करा है हमने पार्ट 11 वाली वीडियो में, वही काम आज हम करने जा रहे हैं। बस वो अक्षीय स्थिति में था, आज ये निरक्षीय स्थिति में। फिर समझ लीजिए चित्र में क्या है? ए बी, ये जो इतना हिस्सा है ए से बी तक, ये द्विध्रुव है। पहचान है दो आवेश, एक -q एक +q, अल्प दूरी है 2a। मध्य बिंदु m हो गया, केंद्र n हो गया, मध्य का मतलब है टोटल दूरी 2 है बच्चों, तो एक इधर होगी एक इधर होगी। इसके मध्य बिंदु m से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु c है जिस पर विद्युत क्षेत्र E ज्ञात है। ये सवाल आज का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो करना क्या है? द्विध्रुव है AB, जो चित्र में आप चित्र देखिए, द्विध्रुव है AB। द्विध्रुव में दो आवेश है, एक -q है एक +q है। इसके मध्य बिंदु M से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु C है जिस पर विद्युत क्षेत्र E हमें ज्ञात करना है। करने का तरीका क्या है? जो इससे पहले क्लास में क्या है, जो इससे पहले क्लास पार्ट 11 वाली वीडियो में क्या है वही तरीका यहाँ करेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़े हैं कई बार, E बराबर 1/4π∼q/r²। कैसे करा था पार्ट 11 वाला सवाल? पार्ट 11 वाला जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। और ये फॉर्मूला चूंकि द्विध्रुव में दो आवेश है, तो ये फॉर्मूला इस चित्र में 2 बार लगाया गया था। एक बार +q के लिए E1 माना था, बिल्कुल सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। एक बार -q के लिए जिसे हमने E2 माना था। तो ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा। पहले आवेश +q के लिए ध्यान दीजिए, पहले आवेश +q के लिए या +q के कारण। तो अगर हम +q के कारण देखा तो E1 माना है, देखते रहिए E1 आ जाएगा। ये सारा कांस्टेंट 1/4π∼ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में q आवेश है, +q आंसर, तो ये +q रहेगा। अब दूरी की बात आती है। पिछली क्लास में मैंने कहा जो पिछली क्लास में वही सारी चीजें वापस रिपीट हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। दूरी के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस आवेश के लिए आप ले रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो सूत्र
विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में दूरी r है, कौन सी दूरी है? जिस आवेश के लिए आप ले रहे हो उस आवेश से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो वहां तक की दूरी है। कौन सा आवेश ले रहे हो? पहला आवेश प्लस क्यू ले रहे हो। चित्र में देखो प्लस क्यू कहां है, आपको दिख रहा होगा चित्र में प्लस क्यू बिंदु P पर है, निकालना कहां है? C पर। विद्युत क्षेत्र तो यहां निकालना ना C पर, तो इसका मतलब यहां जो दूरी ली जाएगी वो ली जाएगी कहां से कहां तक? सही समझ रहे हो? B से C तक। तो यहां पर दूरी आएगी B से C तक। स्क्वायर यहां तो यहां पे स्क्वायर नहीं, यही समझ रहे हैं। फिर समझ लेते हैं, अगर हम यही सूत्र लगाएं बच्चों दूसरे आवेश के लिए, दूसरे आवेश माइनस क्यू के लिए या माइनस क्यू के कारण, अब देखिए माइनस क्यू के कारण क्या माना? E2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? E2। ये सारे का सारा कांस्टेंट एज इट रहेगा जैसे है, 1/4 क्यों आवेश तो है क्यों आएगा? आप कहोगे कि माइनस क्यों, तो माइनस लगाओ। ये बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, उससे पहले भी कर ली है कि ये सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा होती है और माइनस के चिन्ह से दिशा पता चलती है। सूत्र में केवल हम उसका परिमाण लिखते हैं, मान रखते हैं बस। अब नीचे दूरी की बात आती है जिस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए कौन सा आवेश के लिए बात चल रही है? माइनस क्यू के लिए। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, माइनस क्यू कहां है चित्र में? A पर, निकालना कहां है? C पर। तो जो दूरी यहां ली जाएगी r जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा A से C तक। क्यों? क्योंकि बिंदु A जो है आवेश जो माइनस क्यू है वो बिंदु A पर है और निकालना C पर है, तो यहां पर दूरी आएगी A से C तक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां B से C तक क्यों आया है? क्योंकि ये प्लस क्यू के B पर था, निकालना C पर था, तो दूरी B से C तक। ये A से C तक क्यों आया है? क्योंकि दूरी A से C तक माइनस क्यू A पर है, निकालना C पर। तो जैसे हमने पार्ट 11 वाली वीडियो में समझा, तरीका वही है, बस चित्र बदला है थोड़ा सा। उसमें जो बिंदु C था, आप देख लीजिए पार्ट 11 वाली वीडियो अगर नहीं पढ़ी है तो पहले उसे पढ़िए। उसमें जो चित्र था बिंदु C था वो यहाँ था, यहाँ जहां मेरा हाथ। इसमें जो बिंदु C है वो लंबवत है, बस इतना फर्क है। ये निरक्षीय स्थिति है, वो अक्षीय स्थिति है, बाकी मेथड से। तो ये E1 निकला है, एक निकला। एक बात और आती है इसमें कि ये जो दूरी है BC, ये दूरी है कितनी? अगर आप चित्र में ध्यान से देखते हो बच्चों तो चित्र में B से C तक की दूरी खाली है, लेकिन 8वीं क्लास में 9वीं क्लास से आप मैथ पढ़ते हुए आ रहे हो, ये समकोण त्रिभुज है ये जो नाम है MBC। इस समकोण त्रिभुज में आप अच्छी तरह से जानते हो ये हमारा कर्ण है और ये नंबर आधार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कर्ण है ये हमें निकालना है, यही तो चाहिए हमें, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, और ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम 8वीं क्लास से पढ़ते हो। तो अगर इस त्रिभुज में मैं यहाँ लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, या हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये जो कर्ण है यही तो है BC, तो ये तो BC हमें निकालना है, BC बराबर लंब, लंब बच्चों ये रहा r, तो यहाँ पर आ जाएगा r² और प्लस में आधार, आधार ये है नीचे वाला A, तो ये आ जाएगा हमारा BC² बराबर r² प्लस A²। स्क्वायर का चाहो तो आप इधर आके अंडर रूट लगा सकते हो, तो BC बराबर में अंडर रूट r² प्लस A² रहेगा। तो ये जो B से C तक की दूरी थी ये हमने निकाल ली, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ जो BC² था, आप देखिए BC² का मान सीधे सीधे कितना है? r² प्लस A²। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4πε0। क्यों? अपोन में कौन है बच्चों? BC² और BC² बराबर है r² प्लस A²। ये आ गया हमारा किसका मान? E1 का मान, जो कौन सा आवेश के लिए? पहला आवेश के लिए। इसी प्रकार आप यहां से निकाल सकते हो। यहां पर किसकी जरूरत है? AC की। अब बच्चों अगर BC का मान लिया है तो AC का मान भी तो लिया आएगा, अंडर रूट r² प्लस A²। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप इधर लगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप इधर लगा के देख लीजिए, यहां भी सेम ही आएगा। अब A जैसे BC² बराबर r² प्लस A² आया है, ऐसे ही AC² भी किसके बराबर आ जाएगा? जी सही बोल रहे हो, 1/4πε0 क्यों अपॉन यहां पर भी क्या आ जाएगा? r² प्लस A²। तो यहां पर हमने दो मान निकाले हैं, E1 का पहले आवेश के लिए, एक E2 का दूसरा आवेश के लिए। जैसा हमने पार्ट 11 वाली वीडियो से पहले वाली वीडियो में करा, बिल्कुल सेम मेथड है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, जो हमने सीखा है, जिसमें हम कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि होती है जिनमें दिशा होती है, जो दिशा पर निर्भर करती है। तो अब हम E1 की और E2 की दिशा निकालेंगे। अगर E1 की और E2 की दोनों की दिशा समान आ जाती है, याद करिए 11वीं क्लास के वेक्टर के रूल हमने पढ़े हैं, एक क्लास में एक वीडियो में आप देख लीजिए। अगर दोनों की दिशा समान आती है तब जोड़ते हैं, अगर विपरीत आती है तो घटाते हैं, और अगर अलग अलग आती है, भिन्न भिन्न आती है, तो वहां पर घटक निकालते हैं। आइए देखिए दिशा निकालनी सीखे। यहाँ पर बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आपको याद होगा दिशा निकालने के लिए हम Q0 का प्रयोग करे थे।
किसका प्रयोग करे थे बच्चों? क्यू नॉट का। ध्यान से सीख लीजिए, दिशा नहीं आती। जैसे हमें E1 की दिशा पता करनी है, E1 कौन सा आवेश के कारण है? प्लस Q के कारण। दिशा कौन बताएगा? Q नॉट। Q नॉट का नाम धन परीक्षण आवेश प्लस का होता है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। आप अच्छी तरह जानते हैं प्लस प्लस में होता है प्रीतिकर्षण। प्रीतिकर्षण का मतलब है दूर जाना। अब दूर जाएगा कौन? दूर जाएगा Q नॉट। ये तो स्थिर आवेश होते हैं, ये जो A और B पर आवेश है स्थिर है, तो Q नॉट दूर जाएगा किससे? प्लस Q से। तो ये जो Q नॉट है ये इस प्लस Q से दूर जाएगा बच्चों, ऐसे। तो दूर जाएगा तो दूर की ओर की दिशा होगी किसकी? E1। ठीक है, पहले भी आपको कई बार सिखाई गई है। तो प्लस प्लस में प्रीतिकर्षण होता है, तो ये दूर चला जाएगा। अब जरा और सीखिए, जैसे हमें E2 की दिशा निकालनी है बच्चों, E2 माइनस वाले का है, अब माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस और प्लस में होता है आकर्षण, आकर्षण का मतलब है पास आना। तो ये जो Q नॉट है ये माइनस वाले के पास आएगा, तो Q नॉट माइनस वाले के पास आएगा, ऐसे ऐसे दिशा होगी किसकी? अब चित्र अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं दिशा बनाऊं, यहाँ को बनाऊं, तो यहाँ पर ऐसे तो आया है E1 और ऐसे आया है नीचे की ओर को करके E2। ये पॉइंट हमारा C है, ये वाला भैया ये तो बना है, ये E1 और ये E2। अब ये कौन सी दिशा है? ये दोनों दिशाएं समान नहीं है। समान कब होगी? अगर E1 ऐसे है तो E2 भी इधर की ओर को होता तब समान। ये विपरीत भी नहीं है। विपरीत कब होती? E1 ऐसे है तो E2 इसके बैक में होगा, नीचे की ओर होता। E2 का तीर देखिए इधर। तो ये दिशाएं ना तो समान है ना विपरीत है, भिन्न भिन्न दिशाएं हैं। और जब भिन्न भिन्न होते हैं तो हमने समांतर चतुर्भुज का नियम 11वीं क्लास में पढ़ा है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों ने, मैं ऐसे याद दिला देता हूं कि इनका जो परिणाम होगा बीच में से निकलेगा, विकर्ण के बराबर होगा। अगर ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा है, बराबर कोण हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, तो इनका जो परिणाम है ये होगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। आई रिपीट, यदि दो दिशाएं एक ही ओर को होती हैं तो जोड़ते हैं वेक्टर में, अगर दो दिशाएं विपरीत होती हैं तो घटाते हैं वेक्टर में, और अगर दो दिशाएं ऐसे अलग अलग होती हैं तो क्या घटक निकालते हैं। cos थीटा आप ऐसे याद कर लीजिए, cos थीटा लगा देते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर ये दोनों दिशाएं समान आती तो बस E1 प्लस E2 होता है यहाँ पर। अगर ये दोनों दिशाएं विपरीत आती तो बस E1 माइनस E2 होता है यहाँ पर। लेकिन ये दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, अलग अलग है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? आगे की बात, अब हमें E का मान निकालने के लिए हमें E1 चाहिए, E2 चाहिए और cos थीटा चाहिए। E1 की वैल्यू हमारे पास में है, ये देख लीजिए आप, मेरा E1 बराबर ये आ गया 1/4 क्यों कोण r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। E2 की वैल्यू भी हमारे पास में है 1/4 क्यों कोण r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो E1 E2 की वैल्यू हमारे पास में है हमारे पास में। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, E1 की वैल्यू बच्चों है 1/4 क्यों कोण r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। E2 की वैल्यू भी यही है 1/4 क्यों कोण r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हमें एक चीज दिख रही है कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, आई है, देख लो। तो जितना E1 है उतना ही E2 है। अब इसका मतलब ये हुआ E1 की जगह चाहे E2 रख लो या E2 की जगह चाहे 1 रख लो। सपोज कीजिए अगर हम E2 की जगह भी E1 रख ले, यहाँ पर E2 E1 के बराबर है, तो ये भी E1 cos थीटा बन जाएगा। एक E1 cos थीटा है, एक E1 cos थीटा है, तो ये कुल मिलाकर 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। ये मैंने लिखा 2 E1 cos थीटा। आप में से कोई लड़का ये कहे कि नहीं जी सर, यहाँ पर जो है E1 E2 के बराबर है, तो E1 की जगह पे आप E2 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आप E2 लिखोगे तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये भी E2 cos थीटा, E2 cos थीटा और E2 cos थीटा हो जाएंगे, फिर 2 E2 cos थीटा। तो ये मैंने लिखा है 2 E1 cos थीटा, आप इसे 2 E2 cos थीटा भी लिख सकते हो। बिल्कुल सही है, 2 E1 cos थीटा लिख लीजिए। कैसा है? क्योंकि बराबर है 2 E2 cos थीटा। अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? cos थीटा की और E1 की। E1 की वैल्यू तो आ गई ना, यानी 1/4 क्यों कोण r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। बचा क्या? cos थीटा। तो इसका मतलब हमें किससे क्या निकालना पड़ेगा? cos थीटा। आपने 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में cos थीटा पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा बच्चों। यहाँ तो निकाल देता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं मैथ में, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण की पहचान तो हो रही होगी। आधार यहाँ पर देखें तो आधार है a और कर्ण देखें तो कर्ण है √r² प्लस a स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, देखिए cos थीटा की। अब रख के आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व मैं करा रहा हूं, E बराबर 2 के बाद में कौन है? E1 की वैल्यू आ गई, ये
1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू e1 की, और e1 के बाद में कौन है cos थीटा की वैल्यू भी आ गई a अपॉन √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस सोल्व कर लो। मैंने तुम्हें इससे पहली वीडियो में बताया था ये वाली बात, चूंकि a बहुत अल्प है, छोटा है, इसलिए a स्क्वायर और भी अल्प होगा, a स्क्वायर और भी अल्प कहते हैं बहुत कम, अल्प होगा। अतः a स्क्वायर को, ये बात हमने इससे पहले वीडियो में भी करी है, नगण्य मानकर छोड़ने पर, देखिए a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर की तुलना में इतनी छोटी हो जाएगी कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो r स्क्वायर a स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है, या कह दीजिए स्क्वायर r स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, तो जहां कहीं भी a स्क्वायर आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए बराबर क्या बचेगा 1/4πε0। आप कह रहे थे 2 भी तो है, 2 भी लगाएंगे, इनटू में q × 2a ऊपर हो जाएगा। अरे 2 यहां आ गया भाई, ये जो 2 था ये एक के साथ में आ गया, आप नीचे आ जाइए, नीचे है बचेगा r स्क्वायर, बच्चों a स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, और इनटू में बचेगा √r स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर को हम क्या करेंगे छोड़ रहे हैं, इनटू मतलब गुणा है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो r तो बचेगा r स्क्वायर यहां पर, r यहां पर, तो r क्यूब हो जाएगा। तो कुल मिला के बच जाएगा हमारा e बराबर 1/4πε0, यहां से लिखो बच्चों, इनटू में q गुणा 2a, यहां से लिखो भाई 1/4πε0 q × 2a, 2a कैसा है क्योंकि 2 किसको गुणा करेंगे, और नीचे बन जाएगा r क्यूब कैसा बना, r स्क्वायर ये है, r ये है, तो क्यूब बन गया। और तुमने इससे पहली क्लास में, उससे पहली क्लास में, पिछली 3-4 क्लासेस में, हर क्लास में इसका तो अध्ययन कराई है, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हमने p से दिखाया था, और इसका फॉर्मूला q × 2a था, तो ये भी तो q × 2a है, और q × 2a किसके बराबर है, p के, तो इसकी जगह हम p लिख सकते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 1/4πε0, इसकी जगह p आ जाएगा, और अपन में r क्यूब। ये द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकल गया, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। मेथड से आपको मेथड पकड़ना, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट जो उससे पहले अक्षीय स्थिति का था वही है, 2 आवेश है, ये फॉर्मूला 2 बार लगाया, फिर दिशा निकाली, समान आती है तो जोड़ते हैं, विपरीत आती है घटाते हैं, अलग लगाती है तो दोनों में cos थीटा लगाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, समझें। आपकी बुक में उदाहरण है 1.10, वो इन्हीं पर आधारित है, वो घर से करते हैं। उदाहरण 1.10, पेज नंबर आप अपने आप देख लेना, ऊपर मैंने बता दिया है 1.10 उदाहरण बुक में, हिसाब करके देखें। इस उदाहरण में 1.10 में बच्चों दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन के न्यूमेरिकल है, अक्षीय स्थिति का भी है, निरक्षीय स्थिति का भी है। ना हो तो आप उससे क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हैं। थैंक यू।